तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। सभी का हार्दिक स्वागत है अभी आज के इस नए सेशन में। और फटाफट सटासट सेशन का एक पार्ट है और कम समय में अधिक जानकारी, फास्ट रिवीजन इस सेशन की मदद से आपका जो एग्जाम है उसके लिए ये आपको मिलेगा। तो तुरंत प्रभाव से हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी एट होम के नाम से। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑल ड्राइवर या ऑपरेटर ऑनलाइन कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर से। और पहला प्रश्न पे चलते हैं। आज इस सेशन में हम डीपी ड्राइवर यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कर दिया है और आज हम तीसरी शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का पेपर है वो इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो तुरंत प्रभाव से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कम समय में हम इसको करने का प्रयास करेंगे, बिना फालतू का टाइम बिल्कुल भी हमारे पास में नहीं है। कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव के माध्यम से खालिस्तान द्वारा संचालित होता है। पूछा गया है कि कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर है वो किसकी मदद से घूमता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। इन ए कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम द कंप्रेसर इज ड्राइवन, यानी कंप्रेशन को किसके द्वारा चलाया जाता है, एक बेल्ट के द्वारा चलाया जाता है। अब ये बेल्ट किसके माध्यम से घूमती है, पुली पर, इसको आप पुली कह सकते हैं। अब ये पुली किसके माध्यम से घूमती है, इंजन के माध्यम से। यही प्रश्न पूछा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के इंजन के संदर्भ में, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट यानी जिन इंजनों में दो दो कैमशाफ्ट होती है, जो सिलेंडर हेड है वहां पे, डबल रो वाल्व यानी कि जहां पर वाल्व भी क्या है, डबल होते हैं। जैसे कि आजकल जो माना कि 6 सिलेंडर इंजन है, माना कि एक सिलेंडर, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आपको, एक सिलेंडर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब होता क्या है यहाँ पे कि पहले क्या है, एक एग्जॉस्ट एक इनलेट होता था, इस टाइप से, ठीक है। पहले तो ये होता था, लेकिन आजकल जो मॉडर्न जो इंजन आ गए इनमें डबल होते हैं, डबल ही तो इनलेट होते हैं, डबल ही एग्जॉस्ट होते हैं। तो ये डबल हो गए, तो इनके लिए क्या है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो आपके क्या है वो कैमशाफ्ट लगाई जाएगी, दो कैमशाफ्ट लगाई जाएगी। तो यही पूछा है कि डबल रो यानी डबल वाल होंगे तो आमतौर पर अलग ओवरहेड तो किसके द्वारा संचालित होंगे, तो भाई डबल हो चाहे सिंगल हो, लेकिन वो संचालित हमेशा कैमशाफ्ट के माध्यम से होंगे। आप समझ गए होंगे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मानक क्या होता है। यहां पर आपको उद्योग का पूछे तो 75 करना है, आवास का तो यहां पर 55 डेसिबल करना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्वनि में पूछा है 55 डेसिबल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहां पर मैं बताऊं आपको, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का ये तीसरी शिफ्ट का पेपर है। और दोस्तों इसकी तीनों शिफ्टों को जब हमने ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि स्टडी एट होम का जो ऑनलाइन कोर्स था, जो हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के समय हमने पढ़ाया था, हूबहू वहां से हूबहू प्रश्न छपे हैं। जैसे कि ये प्रश्न तो हूबहू आ गया है, पॉल्यूशन की जो हमारी क्लास थी वहां से कम 5-6 प्रश्न जो है छपे थे। एक आपके जो ये मतलब पॉल्यूशन के अंदर भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि जहरीली गैसें हैं, एक ध्वनि का है, और भी जैसे एग्जॉस्ट गैसें होती है नहीं होती है, जहरीली है कौन सी है, ज्यादा कम, इस टाइप के 5-6 सवाल हमारी केवल एक क्लास से छपे थे। और वो क्लास 82 नंबर कोर्स के अंदर है, आप आज भी देख लेना। तो इन जो शिफ्टों को देखते हैं, जो जिसने हमारा जो कोर्स पढ़ा था वो सच में जिसने कोर्स लेके पढ़ा नहीं था, छोड़ दिया था कि यार पता नहीं यहां से आएगा नहीं आएगा, वो आज पछता रहा है। कहने का तात्पर्य यहां पर है कि जबरदस्त सबसे ज्यादा जो हमने पर्सन है वो यहां से पकड़ाए हैं बच्चों को, इस हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है। इसलिए आज जब हमारा आईटीबीपी का या कोई सा भी जो ऑनलाइन कोर्स चलता है ना, उसमें हमारा ये कोर्स अभी न्यू चल रहा है, आपको पता है, दोबारा से रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो ओल्ड हमारा कोर्स है जो दिल्ली पुलिस का है, उसके लिए बहुत अच्छा हाथ है बच्चों को पता है, उसमें जबरदस्त जो मेहनत है हमने करी थी, यानी कि वहां पर वो कोर्स जबरदस्त तरीके से बनाया गया था। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक लास्ट ऑप्शन आपको आएगा, रिकॉर्डेड ओल्ड, RECORDED, रिकॉर्डेड
ओल्ड नाम से एक कोर्स आपको शो होगा, जो आपको नए कोर्स के साथ में फ्री मिलता है। यह कोर्स दिल्ली पुलिस ड्राइवर के समय हमने बनाया था, बहुत ही जबरदस्त कोर्स था और आज तक के ऐसा कोर्स किसी ने बनाया। हमने लगभग यहां पे 50 तो क्लास है आपके ड्राइविंग पार्ट की और 50 ही क्लास है व्हीकल मेंटेनेंस की। गजब का कोर्स है भाई, आप एक बार जरूर देख लेना, नहीं देखा है तो, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि गजब का जो कोर्स है वो था और उसमें से काफी पर्सन छपे थे। तो यहां पर पर्सन 4, एक कार में पत्ती कमानी, जिसको हम हिंदी में लीप स्प्रिंग बोलते हैं, वक्र होती है, वक्र यानी घुमाव। यहां वक्र का मतलब टेढ़ी होती है, बिल्कुल आप सबको पता होती है ना। वक्रता कमानी को अवशोषित करने में मदद करती है। लीप स्प्रिंग इन ए कार आर कर्व्ड, द कर्वेचर हेल्प्स द स्प्रिंग टू एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब करने में मदद करती है? ये जो गोलाई होती है लीप की, तो ये होता है इंपैक्ट, जो होता है प्रतिघात जो लगता है रोड के झटकों के कारण, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। यानी कि ये क्या है, लचक खाएगी और वापस आ जाएगी अपनी जगह, लचक खाएगी अपनी जगह जाएगी। ये अगर वक्र ना होकर सीधी होती तो यहां पर गाड़ी को ज्यादा झटका लगता, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रतिघात यानी कि इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रख रखाव में मदद करता है और इसे दैनिक जीवन में इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए? Which of the following suggestion helps in better maintenance of the vehicle and must be kept in mind in daily life? उचित टायर दबाव आवश्यक नहीं है, गलत हो जाएगा। हमेशा मिश्रित शीतलक का उपयोग करें, यह भी गलत है। एसी को कार्यात्मक रखें, कभी कभी सर्दियों में भी, यानी कि एसी आपकी ठीक होनी चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेक फ्लूइड न होने पर भी कार चलाएं, यह भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा मतलब है पर्सन, तीनों ऑप्शन गलत है सिवाय सी को छोड़ के। तो एसी का ठीक रखने को बोला गया है, तो भी यार एसी ये भी काम ठीक है, एसी को भी अगर गाड़ी में लगी हुई तो ठीक रखना चाहिए ना। खराब कोई चीज किस काम के लिए है? भारत एक देश है, इंडिया इज ए ब्लैंक और कंट्री। तो यहां पर आपको पता है भारत में जो गाड़ी होती है, इसमें जो ड्राइवर है वो राइट में बैठता है। कहां बैठता है? राइट में बैठता है ना। तो यहां पर जो भारत एक है, राइट हैंड ड्राइव, दाएं हाथ ड्राइव वाला जो देश यहां पर है, ऑप्शन बी। अब दोस्तों यहां पर एग्जाम के समय हमने ये प्रश्न करवाया था, तो बच्चे कहते थे सर यहां पर भारत एक लेफ्ट हैंड ड्राइव है। लेफ्ट हैंड यानी कि वो ऐसा नहीं था कि रोड पर गाड़ी कहां चलाते हैं, बल्कि ये था कि भारत में जो गाड़ियां चलती हैं उनको किस हाथ से चलाते हैं। मतलब कि भारत में जो व्हीकल चलते हैं वो किस हाथ की ओर ड्राइवर बैठ के चलाता है, तो यहां पर राइट हैंड होगा, है ना। तो जो बच्चे मुझे उस समय गलत ठहरा रहे थे, आज आप देख लो ये रियलिटी आपके साथ, और ये प्रश्न आ भी गया है, और जिसने मेरे पास पढ़ा था उसका ये प्रश्न सभी के सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी प्रश्न संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं 7। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन एक मोटर वाहन की बॉडी के लिए आवश्यक है? Which of the following is essential for the body of a motor vehicle? गाड़ी की जो बॉडी होती है इसके लिए आवश्यकता की बात करें या जो विशेषता की बात करते हैं गाड़ी की बॉडी की विशेषता, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट फैटिंग लाइफ, यानी कि ये गाड़ी की बॉडी की एक विशेषता है, ठीक है ना। यहां पर हल्का भार, समान रूप से वितरित भार, यात्रियों और सामान के लिए पर्याप्त स्थान, ये तो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, न कि यहां पर बॉडी की विशेषताओं के बारे में। ये तो जैसे अब देखो हल्का भार है या समान रूप से वितरित भार, ये तो इंजन को लेके होते हैं कि गाड़ी में इंजन को कहां स्थापित किया जाए ताकि जो वेट या जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से रहे। तो ये बॉडी का नहीं है, बॉडी की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइप से अब देखो यात्री और सामान के लिए पर्याप्त स्थान है, वो भी आपको क्या गाड़ी को इस टाइप से बनाना है कि इंजन कहां सेट करना आपको ध्यान में रखना है। और विशेष रूप से बॉडी के लिए जो पूछे तो बॉडी के लिए जो विशेषता है शॉर्ट फैटिंग लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में इंजन के दहन कक्ष में ईंधन और वायु मिश्रण की आपूर्ति की जाती है। इस मिश्रण का परमाणुकरण यानी कि ऑटोमाइज्ड किया जाता है और फिर खालिस्तान द्वारा वाष्पीकृत यानी वेपोराइज्ड किया जाता है। इन पेट्रोल इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्सर इज सप्लाइड टू द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन। दिस मिक्सचर इज ऑटोमाइज्ड एंड देन वेपोराइज्ड बाय खालिस्तान। आप सभी को पता है पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। अब पेट्रोल इंजन में जो इस वेपोराइजेशन का जो काम होता है वो कौन करता है? कार्बोरेटर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खालिस्तान का रिसाव इंजन के तापमान को प्रभावित कर सकता है और अति तापन ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है जो पुर्जों को नुकसान पहुंचा सकता है। ओवरहीटिंग अगर गाड़ी होगी,
ओवरहीट अगर गाड़ी होगी तो गाड़ी के पुर्जे खत्म हो जाएंगे, पहली बात तो ये। अब ओवरहीट किसके कारण हो सकती है? यहां पे मेन कारण जो कूलिंग सिस्टम होता है ना, शीतलन प्रणाली, इसके इफेक्टिव होने से। और ये इफेक्टिव कब होगी? जब आपका कूलेंट होगा ही नहीं या कूलेंट का रिसाव हो जाएगा। तो यहां पर कूलेंट का रिसाव का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 10 आया है। नीचे दिए गए पुर्जे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट गिवन बिलो? स्पार्क प्लग दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये स्पार्क प्लग ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्पार्क प्लग जो होता है वो पेट्रोल इंजन में काम आता है, ठीक है। दूसरी बात आपको इसके संबंध में, एक तो पेट्रोल इंजन में काम आता है, दूसरा जो पेट्रोल इंजन गाड़ी होगी इसमें पहली बात तो एक बैटरी होगी, बैटरी के साथ में इग्निशन कॉइल होगी, आईसी बोलता हूं मैं इसको। इग्निशन कॉइल के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर होगा और डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग को करंट देगा, वो भी 20,000 से 25,000 वोल्टेज का करंट का झटका इसको देगा, जिससे कि ये स्पार्क जो प्लग है यहां पे करंट के माध्यम से एक चिंगारी पैदा करेगा, जो यहां से करेगा, देखो है ना। दोबारा से बताऊं, चिंगारी यहां से पैदा होगी। इसमें आप देख पा रहे हैं, एक तो देखो यहां पे एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे एक, ये देखो ये मुड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, ये जो है वो है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट है। और ये है जो है करंट, जो है आप इसको बोल सकते हैं, यानी करंट वाला तार तो इसमें रहता है, ये जो बीच में यहां दिख रहा है ना आपको, और एक ये होता है ग्राउंड नट, यानी अर्थिंग वाला यहां रहता है, क्योंकि ये बॉडी के साथ टच रहती है ये चूड़ी वगैरह जो है, और वहां बीच वाला जो एक बीच में दिख रहा है वो आपका क्या होता है, करंट उसमें रहता है। तो जब हम बैटरी से इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें हल्का सा गैप रखा गया है, तो यहां पर क्या होगा, ये जब भी करंट देंगे तो तुरंत वो क्या करेगी, ये चिंगारी पैदा होगी, क्योंकि आपस में लगातार टच स्पर्श नहीं रहते। स्पर्श होगी तो लगा, यहां मतलब कि जो लाइट है या जो एनर्जी होती है वो उसका मतलब कि वेस्ट होगी वो। और अगर ये इस प्रकार से होगी तो हाई वोल्टेज करंट होगा, वो दौड़ता हुआ आएगा और इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव वायु में भी वो आगे जाएगा और इससे ग्राउंड नट है इससे टकराएगा, और ग्राउंड जो नट है इससे टकराने से स्पार्किंग होगी। तो इस मेथड पे ये स्पार्क प्लग है वो काम करता है, ठीक है ना। तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन मतलब बैटरी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर और इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल को हम यहां पर हिंदी में प्रज्वलन 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 कुंडली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11, परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से खालिस्तान की अवधि के लिए वैध होगा। आप सबको पता है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें जो एचएमवी लाइसेंस होता है इसकी बात हो रही है, क्योंकि परिवहन वाहन है तो ये 3 साल के लिए वैध माना गया था, लेकिन 2019 में इसको 3 को बढ़ाकर 5 कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 12, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर खालिस्तान पर लगा होता है। आप सबको पता है कि जो पेट्रोल इंजन होगा ये पेट्रोल इंजन है। अब इसको क्या चाहिए, हवा और पेट्रोल चाहिए, और कहां से जाएगा, ये जाएगा इंडक्शन मैनिफोल्ड आईएम से जाएगा। तो अब इससे जो कार्बोरेटर है इसको यहीं लगाया जाता है, यहां पर क्या कार्बोरेटर लगा दिया, कार्बोरेटर, ठीक है। और अब कार्बोरेटर का काम क्या है, हवा और पेट्रोल के मिश्रण को तैयार करके इंजन को भेजना। तो भेजेगा कहां से, इससे इनलेट मैनिफोल्ड या इंडक्शन मैनिफोल्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां इस इंडक्शन मैनिफोल्ड जहां से इंजन में ये प्रवेश करेगा, इससे ठीक पहले कार्बोरेटर लगा रहता है। काम क्या है, हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करना, ठीक है। तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होगा और इसका काम होगा हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करना। और ये जो कार्बोरेटर है इसी का पार्ट होता है चोक, जो कि सर्दी के मौसम में पेट्रोल इंजन जब स्टार्ट नहीं होता है चोक को ऑन कर दिया जाता है, जिससे कि हवा को नियंत्रित किया जाता है। ये चोक जो वाल्व होते हैं ये हवा को कंट्रोल करते हैं, हवा का जो मात्रा है उसको घटा देते हैं, जिससे पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, और पेट्रोल की मात्रा बढ़ती है तो पेट्रोल को आसानी से जलाया जा सकता है, जिससे कि इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस मेथड पे काम करते हैं। भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष लागू किए गए थे? इन विच ईयर वर BS6 इमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में, भारत BS का मतलब है भारत स्टेज। आपको पता है कि इसकी शुरुआत जो है 2000 में की गई, और इसके बाद में 2005 में दूसरा आया गया, 2010 में तीसरा, 2017 में चौथा, और 2020 में ये आपका चौथे से सीधा छठा आ गया था। जो छठे का पूछिए तो 2020, एग्जैक्ट डेट पूछिए तो 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना। यहां पर BS6 लागू हो गया था। तो यहां पर ये क्या है, एक प्रकार का ये प्रदूषण का मानक है, ये प्रदूषण का मानक है या उत्सर्जन मानक है, इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल दिया जाता है उत्सर्जन, उत्सर्जन मानक। तीसरा शब्द भी आता है इसके लिए, वो है इमिशन कंट्रोल, इमिशन कंट्रोल, इमिशन कंट्रोल भी भारत स्टेज से किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है।
आपको गोल आकृति में 50 लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या है? स्पीड लिमिट का संकेत है, गति सीमा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान जो क्लच को कार्बन थ्रस्ट बियरिंग पर प्रभावी भार और उसके घिसाव को कम करने में मदद करती है। विच हेल्प्स द क्लच इन रिड्यूसिंग द इफेक्टिव लोड एंड वियर ऑन द कार्बन थ्रस्ट बियरिंग। यानी कि जो कार्बन थ्रस्ट बियरिंग पर जो प्रभाव होता है उसके घिसाव को कम करने का, आप सबको पता है। यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है इंजन जो होता है, इंजन के ऊपर यहां पर फ्लाईव्हील लगा रहता है। फ्लाईव्हील के बाद में क्लच असेंबली आती है, इसको नाम देता हूं मैं क्लच असेंबली। क्लच असेंबली, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? एक तो क्लच प्लेट होगी, CP क्लच प्लेट, प्लस प्रेशर प्लेट होगी, ठीक है, प्लस क्लच रिलीज बियरिंग होगा। ऑप्शन जो 3 है ना, इसी की बात यहां पर हो रही है कि जो क्लच को कार्बन थ्रस्ट और बियरिंग पर प्रभावी भार और उसके घिसाव को कम करने में मदद करेगी। अब अगर इन तीनों पार्ट को हमने एक दूसरे के साथ में पूरा सटा के एकदम पूरा कस दिया तो क्या होगा? ये एक आंशिक रूप से ही सही, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा सा तो रगड़ खाती रहेगी अगर हमने पूरा पूरा कस दिया तो। अगर हल्का सा चाहे पॉइंटों में हो, चाहे 0.01% भी आप ल्यू छोड़े तो आप कह सकते हैं कि ये घर्षण नहीं करेगा। और ये जो चीज है ना, ये 0.01 mm का गैप छोड़ना, ये होती है फ्री प्ले। तो फ्री पेडल प्ले हमेशा इसको अपने आप को जो रगड़ खाने से बचाती है थ्रस्ट से। थ्रस्ट क्या होती है? रगड़ खाना, घर्षण करना, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसको समझना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता के खालिस्तान का उपयोग करें क्योंकि यह आपकी कार को चमक देता है और कार पेंट को पराबैंगनी विकिरण से होने वाले सन डैमेज से बचाता है। सन डैमेज यानी सूर्य की धूप से जो गाड़ी का कलर खराब होता है उससे बचाता है। क्या बचाता है? आपको सबको पता है, हम गाड़ी पे करते हैं पॉलिश। गाड़ी का जब पेंट होता है, हम मार्केट से खरीद के लाते हैं नई गाड़ी, उसके ऊपर कई लोग पॉलिश करते हैं। पॉलिश से क्या होता है कि गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है ना वो खराब नहीं होता। तो ये जो पॉलिश होती है ना, ये एक प्रकार की मोम यानी वैक्स अच्छी क्वालिटी की उससे बनती है। तो मोम की आप अगर इसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं तो गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है वो सूर्य के प्रकाश से भी क्या है, आसानी से खराब नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेंट तो ओरिजिनल होता ही है, कूलेंट का कोई काम नहीं है और तेल का भी कोई काम नहीं है। वैक्स इस्तेमाल की जाती है जिसे हम पॉलिश कहते हैं कि गाड़ी के ऊपर पॉलिश की हुई है, उस पॉलिश को हम मोम से करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ पार्किंग? लंबवत पार्किंग का विकल्प चुनें। चूज द वर्टिकल पार्किंग। पार्किंग करते समय हमेशा अपने संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स का यूज करें, बिल्कुल ठीक है। सड़क पर नो पार्किंग जोन का सम्मान करें, बिल्कुल नो पार्किंग होगा वहां पार्क ना करें। हमेशा अधिकृत पार्किंग की तलाश करें यानी कि ऑथोराइज्ड पार्किंग, जहां पर पार्किंग के लिए आपको मतलब कि मान्यता प्राप्त है या पार्किंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया जो स्थान है, प्लेस, तो वहां पर आप पार्क करें। तो यहां पर लंबवत पार्किंग का विकल्प चुनें यानी कि आप खड़ी गाड़ी रोड पर आप पार्क कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इन चारों ऑप्शनों में सबसे जो विपरीत लग रहा है ना वही ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो चूज वर्टिकल पार्किंग ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है? सड़क की सुरक्षा जो होती है इसमें शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रोड सेफ्टी? चालक शिक्षा, ड्राइवर को अगर आप एजुकेट करेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे, बिल्कुल ठीक है। प्राधिकरण जहां वाहन पंजीकृत है, यार ये तो सब जगह होते ही है, इससे सड़क सुरक्षा कम कैसे होगी? सड़कों राजमार्गों का डिजाइन, आप सड़कों को इस डिजाइन से बनाएं कि अचानक मोड़ न छोड़ें और आसपास का जो स्थान है उसको रिक्त रखें, है ना। और स्पेशली पर्याप्त जगह रख के जो भी डिजाइन होगी रोड की वो सुरक्षा को मतलब मद्देनजर रखते हुए आपकी होनी चाहिए। अगर आप डिजाइन सही नहीं बनाते हैं रोड की और रोड को अगर आप सही तरीके से नहीं बनाते हैं, डिजाइन सही नहीं है मतलब रोड भी सही नहीं है, तो एक्सीडेंटल केस ज्यादा होते हैं। मतलब सुरक्षा को लेकर रोड की डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो ये भी ठीक है। यातायात सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियां, ट्रैफिक सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट है, ट्रैफिक पुलिस जो होती है, स्पीड जो ब्रेकर होते हैं और भी जो रोड के साइन जो होते हैं, है ना, तो जैसे रोड मार्किंग होती है, ये चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा में कौन शामिल नहीं है? आरटीओ जैसे कार्यालय, तो ये सुरक्षा में क्या करता है? ये तो सुरक्षा को तोड़ने वालों को यहां पर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा में ये शामिल नहीं है। जैसे ही एग्जॉस्ट कैटेलिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है, एग्जॉस्ट का मतलब है जो धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट का मतलब धुआं,
कैटेलिक कन्वर्टर से होकर निकलता है और बिना जले हाइड्रोकार्बन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाते हैं। एज द एग्जॉस्ट पासेज थ्रू द कैटेलिक कन्वर्टर विदाउट बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स गेट कन्वर्टेड इनटू। आप सभी को पता है, अगर आपको साइंस का हल्का सा टॉपिक आपने पढ़ा है जीवन में कविता बता देंगे, आपको पता है यहां पर आया है हाइड्रोकार्बन HC। ये कह रहे हैं आधा जला हुआ जो ईंधन होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, समझ गया मैं। अब इस हाइड्रोकार्बन को आप अगर इंजन के अंदर से निकालेंगे आधा जला हुआ ईंधन, तो आपको पता है यहां पर H से क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। और जो है ये तो वाष्प बन गई, ठीक है। C से क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ये इसमें ऑक्सीजन, आपको पता है हवा है, हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, हाइड्रोकार्बन हमने दे दिया, तो अब ये H के साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, तो H2O यानी जल बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कार्बन के साथ में भी ऑक्सीजन मिलेगी तो ये CO2 बन जाएगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दो चीजें बन जाएगी। पानी एक्चुअल में पानी नहीं बनेगा, ये वाष्प के रूप में पानी बनेगा। तो कहने का मतलब है जब आधा जला हुआ ईंधन निकलेगा तो यहां पर वायु भी पूरी काम नहीं आएगी और ईंधन भी काम नहीं आएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन जो आधा जला हुआ ईंधन है ये वाष्प में यानी कि H2O में और जो है CO2, ये दो चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आपको समझ में आया नहीं आया अभी? यानी हाइड्रोकार्बन है, ये तो आधा जला हुआ ईंधन है। ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी हवा के साथ में इंजन के अंदर भेजी है, तो ये देखो ये H जो है O से मिलेगा, CO से मिलेगा, तो ये एक तो बन जाएगा H2O यानी कि जल बन जाएगा, एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये दो चीजें बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया क्या? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14 से संबंधित है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 जो है वो डीएल के संबंध में, नीड यानी आपके पास में होना चाहिए। धारा 4 है वो एज के संबंध में है। धारा 8 जो है डीएल जारी करने के, सॉरी यहाँ पे जो 8 है लर्निंग लाइसेंस के संबंध में है। 9 है वो ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में, ये LL लर्निंग लाइसेंस के संबंध में है ना, और ये 9 हो गई। 10 नंबर में फॉर्म दिए गए कि कौन सा फॉर्म किस काम आएगा। यहाँ पर फॉर्म जो धारा 13 है ये इफेक्टिवनेस की जो आपका लाइसेंस है पूरे भारत में मान्य होगा। धारा 14 है यहाँ पे अवधि के बारे में, जो लाइसेंस है उसका टाइम कितना होगा वो बताती है। तो यहाँ पर मोटर वाहनों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 14 है वो वैलिडिटी के बारे में बताता है ना, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना। अब देखो वैलिडिटी यानी अवधि का यहां पर कहीं भी जिक्र नहीं है अंग्रेजी में। मोटर वाहनों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना, केवल चालू रहना आया है। तो यहां पर अंग्रेजी में देखते ही वैलिडिटी शब्द दिख गया, तो अवधि बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खालिस्तान लाइनों का उपयोग किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित होती है। यातायात की किसी भी धारा को लाइनों को पार करने की अनुमति नहीं है। लाइन्स आर यूज्ड वेयर विजिबिलिटी इन बोथ डायरेक्शंस इज रेस्ट्रिक्टेड। नो स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक इज अलाउड टू क्रॉस द लाइन्स। ऐसी कौन सी लाइनें होती है जिनको यहां पर जो बोथ डायरेक्शन दोनों दिशाओं से पार करना मना होता है? आपको पता है ये होती है येलो रेखाएं। दो पीली रेखाएं जो होती है इनको आप न तो इधर से क्रॉस कर सकते हैं ना आप इधर से कर सकते हैं, दोनों ही साइड से आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये डबल कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा साइज बढ़ गई, ठीक है। ये और अभी भी ज़्यादा है, अब ठीक है, और अब भी ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन की सर्विसिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस सुरक्षा नियम का पालन किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल सर्विसिंग ए व्हीकल? व्हीकल को सर्विस करवाते समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? कम एकाग्रता के साथ काम करें, जेक को फिसलने की स्थिति में रखें, है ना, और अनुपयुक्त औजारों का प्रयोग करें, अतिरिक्त तेल और ग्रीस को हाथों से पोंछ लें। देखो कम एकाग्रता से काम करेंगे तो समस्या है, गलत है। जेक को फिसलने की स्थिति में रखना भी गलत है, अनुपयुक्त औजारों का प्रयोग भी गलत है। अतिरिक्त तेल और ग्रीस को हाथों से पोंछ लें। आपके हाथ अगर ग्रीस और तेल में हो रखे हैं और अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे ढंग से काम नहीं होगा, तो आप उसको साफ कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आप एक गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं तो आपको हाथों पर जो लगा तेल है, ग्रीस है, उसको पोंछ लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वाइफ ऑफ एक्सिस ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम हैंड्स। नई BH श्रृंखला नंबर प्लेटों में पहले 2 अंक खालिस्तान को दर्शाते हैं। इन द न्यू BH सीरीज नंबर प्लेट्स द फर्स्ट 2 डिजिट डिनोट। जो भारत सीरीज होती है इसके जो प्रथम 2 अक्षर होते हैं वो किसको सूचित करते हैं?
है ना। तो ये आपको बताना है। तो जैसे फर्स्ट जैसे 21 लिखा है, तो अब ये क्या किसको डिनोट करेंगे, ये पूछा गया है। तो ये पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंक को, जैसे माना कि 21 से स्टार्ट हो रही है, प्रथम 2 अंक जो है 21 है, तो इसका मतलब है 2021 में पंजीकृत हुआ है। माना कि 25 है तो मतलब 2025 है, मतलब कि 20 है तो मतलब गाड़ी 2020 में पंजीकृत हुई है, 22 है मतलब कि 2022 में गाड़ी पंजीकृत हुई है। मतलब ये पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंकों को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, एक आईसी इंजन में पिस्टन की प्रत्यागामी गति खालिस्तान की घूर्णी गति में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्यागामी गति को कहते हैं एक हम ऊपर नीचे की गति, जो कि पिस्टन की होती है। किसकी होती है? पिस्टन ऊपर नीचे करता है। घूर्णी गति मतलब कि हम कह सकते हैं रोटेट, रोटेट तो रोटेट कौन करती है? क्रैंकशाफ्ट करती है ना, क्रैंकशाफ्ट। यही पूछा है भाई, रेखीय गति तो पिस्टन की होती है और घूर्णी गति क्रैंकशाफ्ट की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माने कि जो ये इंजन है आपका, इस इंजन में ये पिस्टन है, तो ये तो क्या है, ऊपर नीचे गति करेगा, ऊपर से नीचे। तो ये तो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसका। ये तो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। लेकिन यहां पर जो है शाफ्ट गोल घूमेगी, राउंड काटेगी, तो ये रोटेशनल मोशन होगा। कौन? ये क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक संकेत आपके सामने है, गोल आकृति में, ब्लू बैकग्राउंड है, रेड में क्रॉस है, मतलब ये किसके लिए है? ये आपके नो एंट्री का है, नो पार्किंग या नो एंट्री। ऑप्शन नंबर, गाड़ी खड़ी करना मना है, नो एंट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन वाहन में ट्रांसमिशन सिस्टम का एक घटक नहीं है? ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, यह पूछा गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इन ए व्हीकल। यानी कि आपका इंजन होता है, इंजन के आगे फ्लाई व्हील है, क्लच है, गियर है, यू जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, आपके डिफरेंशियल है, रियर एक्सल है। ये सारे के सारे क्या है? आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहां पर देखो, गियर बॉक्स आ गया, प्रोपेलर शाफ्ट आ गई, क्लच आ गई, तो ये तीनों पार्ट हैं। लेकिन कार्बोरेटर नहीं होता। कार्बोरेटर इंडक्शन मैनिफोल्ड पे लगा रहता है, हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करने का काम करता है और हमेशा पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर एक राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोरेटर। प्रश्न संख्या 27, मफलर एक ऐसा उपकरण है जो एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने पर एग्जॉस्ट प्रणाली में आने वाली खालिस्तान गैसों को सोखता और अवमंदित करता है। मफलर इज ए डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स एंड डैम्प्स द gases coming into the exhaust system when the exhaust valve open। एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन, यानी एग्जॉस्ट वॉल्व जब ओपन होगा उस समय मफलर क्या काम करता है? मफलर के पास में कौन सी गैसें आती है? उच्च दाब वाली, अत्यधिक कम दाब, निम्न दाब, मध्य दाब। आप सबको पता है जब इंजन से गैसें निकलती है तो वो एकदम उच्च दाब के साथ निकलती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब मफलर में जाएगी तो इनकी गति कम हो जाएगी, दाब कम हो जाएगा, इनकी आवाज शांत हो जाएगी, ये अवमंदित हो जाएगी। और जो ये गैस है यहां पर वी डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स एंड डैम्प्स, इनको दबा दिया जाएगा, इनको रोसा जाएगा, पकड़ के दबाया जाएगा कि भाई इतनी तेज से मत भाग, है ना। इनकी गति कम हो जाएगी, आवाज कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उच्च दाब वाली गैसें। देखभाल और रखरखाव वाहन को अच्छी स्थिति में चलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के लिए बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता? कौन सा ऐसा है जो कार के लिए सही नहीं है? केयर एंड मेंटेनेंस keep the vehicle running in good condition. Which of the following suggestions does not help in better maintenance for the vehicle? गाड़ी का की चेन सबसे भारी होना चाहिए, हमेशा निर्धारित बार से अधिक बार वहन करें, अपनी कार की बैटरी का रखरखाव करें और अपने टायरों को कभी भी रोटेट न करें। यार यहां पर पूछा क्या है? रखरखाव में मदद नहीं करता। तो देखो, टायरों को कभी भी रोटेट न करें, ये गलत हो जाएगा एक तो, है ना। और यह हमेशा निर्धारित बार से अधिक भार का वहन करें, ये भी हो जाएगा, है ना। और एक आपकी गाड़ी का किचन सबसे भारी होना चाहिए। प्रश्न पूछा, देखभाल और रखरखाव वाहन को अच्छी स्थिति में चलाते हैं, निम्न में से कौन सा सुझाव वाहन के लिए बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता? कौन सा सुझाव ऐसा है जो बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता है? तो यहां पर जो बेहतर रखरखाव है, तो गाड़ी का किचन सबसे भारी होना चाहिए, हमेशा निर्धारित भार से अधिक बार वहन करें और अपनी टायरों को कभी रोटेट न करें, अपनी कार की बैटरी का रखरखाव करें। ये प्रश्न पता नहीं किस हिसाब से पूछा है, इसका थोड़ा सा उल्टा मीनिंग निकल रहा है। कार केयर एंड मेंटेनेंस कीप द व्हीकल रनिंग इन गुड कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस डज नॉट हेल्प इन बेटर मेंटेनेंस फॉर द व्हीकल। ऐसा कौन सा सुझाव है जो आपको मतलब कि मदद नहीं करता? तो ये सुझाव तो दे रहा है
कि भी गाड़ी का की चेन सबसे भारी हो, निर्धारित बार से अधिक बार बंद करें, टायरों को रोटेट न करें। तो इसमें ऐसा होना चाहिए 3 गलत है 1 सही है। भाई हम तो ये कह सकते हैं 4 कथन है तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अपनी कार की बैटरी का रखरखाव करें, मेंटेन योर कार बैटरी, ये कथन 1 सही है केवल। तो इस प्रश्न का जवाब भी यही होगा। एक्चुअल में अब क्या पूछा गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पर्सन की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें एक को छांटना है तो ये एक ऑप्शन नंबर 3 अलग यहाँ पर नजर आ रहा है। यहां पर एक त्रिभुज में पूरा का पूरा घुमाव दिया गया है, मतलब कि ये राइट हेयर पिन बेंड, राइट हेयर पिन बेंड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? दाईं ओर दोहरा मोड़, देयर इज ए डबल टर्न द राइट, है ना। तो यहां पे हालांकि ये देखो डबल टर्न टू द राइट, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये डबल टर्न इसको कैसे बोल दिया पता नहीं है। लेकिन देयर इज स्टीप स्लोप, ये भी गलत है। टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट का आपको पता है केवल इतना होता है, ये भी गलत होगा। और दाईं ओर मोड़ है द टर्न द राइट, तो ये भी गलत होगा, है ना। तो यहां पर डबल घुमाव इसको कह सकते हैं क्योंकि आप जा रहे हैं इधर, पहले इधर जाके फिर इधर जाएंगे, तभी तो ये यूं बना, है ना। तो इसको डबल टर्न बोल सकते हैं। बाकी एक्चुअल में ऐसा कोई नाम जो कि हम संकेत पढ़ते हैं वहां पे ऐसा नाम नहीं होता है। इसको राइट हेयर पिन बैंड कहते हैं, है ना, राइट हेयर पिन बैंड। तो यहां पर इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों गलत हैं तो सी होगा, ये है। बाकी डबल टर्न टू द राइट है ना, ऐसा कभी भी नाम कभी भी कहीं पर मिलता नहीं है। इसको राइट हेयर पिन बैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी हानिकारक गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मफुल गैस? ऑक्सीजन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन। तो आपको पता है ओजोन गैस जहरीली है, ये भी है, ये भी है, ये आपकी जो है ना ये जहरीली गैस नहीं है। ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए हेल्थ के, हम आपको पता है श्वसन प्रक्रिया में भी जो हम है यहाँ पर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हार्मफुल गैस नहीं है, नुकसानदायक गैस नहीं है, हानिकारक नहीं है। यहाँ पर एक चौकोर आकृति में प्लस का संकेत है, सभी जानते हैं, एकदम आसान है। फर्स्ट एड जो केंद्र होगा या सेंटर होगा यहाँ पे मौजूद है, सूचनात्मक संकेत है। परिवहन और वाणिज्यिक वाहन के चालक को DL RC PUC के साथ खालिस्तान और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी साथ में रखना चाहिए। ड्राइवर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स शुड आल्सो कैरी DL RC PUC खालिस्तान एंड व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ऐसा कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको और रखना चाहिए? ट्रीटमेंट है, परमिट है, पासपोर्ट है, वीजा है। तो आप सबको पता है यहाँ पर परमिट भी एक परिवहन या वाणिज्यिक वाहन के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो परिवहन वाहन होगा उसके लिए DL भी आवश्यक है, RC भी है, PUC भी है, इंश्योरेंस भी है और परमिट भी है और टैक्स भी है, फिटनेस भी है ना, ये और फास्टैग वाला भी आजकल आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, डैशबोर्ड में खालिस्तान लाइट जिसको चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है कार में किस समस्या का संकेत करती है? व्हाट प्रॉब्लम डज द खालिस्तान लाइट इन द डैशबोर्ड आल्सो नाउन एज इंजन चेक लाइट इंडिकेट इन द कार? तो ऐसी कौन सी लाइट है जो यहां पर चेक इंजन लाइट भी कहलाती है? रिक्त स्थान में आपको लाइट भरनी है। तो MIL, ATP, SRS, EPS। तो आपको पता है SRS तो एयर बैग पर लगा रहता है, एयर बैग जहां पर भी होते हैं ना, तो यहां पर एयर बैग पर यहां पर SRS लिखा होता है। MIL मेल जो है इंजन लाइट, सॉरी मेल इंडिकेशन जो लाइट है इसको बोलते हैं MIL लाइट को, और MIL लाइट को ही चेक इंजन लाइट के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो MIL जो लाइट होती है ना इसको ही चेक इंजन लाइट के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से, और दोस्तों ये जो MIL जो है ना चेक इंजन लाइट है, इसका मतलब है गाड़ी में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ गई है, वो टेक्निकल कोई भी समस्या आ सकती है, तो अब तब ये लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। MIL या चेक इंजन लाइट, तो दोनों एक ही लाइट के नाम है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाहन की संचरण प्रणाली यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए व्हीकल? यानी ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, क्लच है, क्रैंकशाफ्ट है। तो आपको पता है मैंने बताया था क्रैंकशाफ्ट इंजन का पार्ट है,
डायरेक्टली आप अब इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है ना, अब इंजन के जो जितने भी भाग बाहर हैं वो ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट है। ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब क्या है, इंजन की पावर को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होगा। जैसे इंजन की पावर है, अब फ्लाईव्हील के ऊपर लगे क्लच के साथ में, फिर गियर है, फिर प्रोपेलर शाफ्ट है, यू जॉइंट भी है, डिफरेंशियल भी है, रियर एक्सल भी है, पहिए भी है ना, ये सारे ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट है। लेकिन भाई यहां पर क्रैंकशाफ्ट से पहले तो पावर बनी नहीं ना, तो फिर ट्रांसमिट क्या करेगा, तो इसलिए जो है ना इंजन के जो पार्ट है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो पावर होगी उसको जेनरेट तो इंजन कर रहा है भाई, ये अगर जेनरेट नहीं करेगा तो फिर पावर कहां से आएगी, ट्रांसमिट किसको करोगे आप, इसीलिए क्रैंकशाफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलने के पहले अपराध के लिए दंडनीय होगा, जो कि खालिस्तान रुपए तक हो सकता है लेकिन 2000 रुपए से कम नहीं होगा। वैध पंजीकरण के बिना आरसी अगर आप गाड़ी चलाएंगे, सीधी बात है बिना आरसी, और धारा 192 में याद रखना, तो यहां पर जो जुर्माना होता है वो 2000 से लेके कम से कम 2000 है, अधिकतम 5000 है, यही पूछा गया है। तो अधिकतम कितना हो सकता है ये पूछा है, 2000 से कम नहीं होगा, तो 2000 दे दिया है मतलब 5000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, खालिस्तान का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के सिरे में मतलब अंत में इंजन दहन कक्ष में स्पार्क उत्पन्न करना होता है। The function of Khalistan is to generate spark in the engine combustion chamber at the end of the compression stroke। यानी कि इग्निशन जो सिस्टम होता है इसके बारे में बात हो रही है। मतलब जो इग्निशन सिस्टम होता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के समय लास्ट में यहाँ पर स्पार्क प्लग के माध्यम से स्पार्किंग का काम करता है। मतलब पेट्रोल इंजन में यहाँ पे इग्निशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है और स्पार्किंग मेथड के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्टीयरिंग सिस्टम का भाग कौन सा है, स्टीयरिंग सिस्टम का भाग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम, बॉल बियरिंग, पहिया, यूनिवर्सल जॉइंट और ड्रॉप आर्म। आप सभी को पता है ड्रॉप आर्म जो है वो स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाए। बाकी है जैसे बॉल बियरिंग है, ये व्हील और एक्सल के बीच में लगा रहता है, आपको पता होगा व्हील प्लस एक्सल के बीच में, ठीक है। और पहिया आपको पता है, ये यू जॉइंट आपको पता है कहां पे लगा रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में, प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों सिरों पर। तो ड्रॉप आर्म है वो स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गियरबॉक्स का कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ गियरबॉक्स, गियरबॉक्स का काम नहीं है ये पूछा गया है। आवश्यकता अनुसार इंजन और सड़क के पहियों के बीच उत्तोलन या टॉर्क अनुपात को बदलने का साधन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ए मींस ऑफ चेंजिंग द लीवरेज और टॉर्क। मतलब कि लीवरेज उत्तोलन का मतलब लीवर का प्रयोग आपको देते हैं, टॉर्क रेशियो आपको बदलने का फंक्शन देते हैं, कौन, गियरबॉक्स। तो राइट आंसर है बिल्कुल, यह रिवर्स का गियर चेंज करके कार को रिवर्स करने का एक साधन प्रदान करता है। बिल्कुल, गाड़ी को रिवर्स गियर में भी चलाने की फैसिलिटी गियरबॉक्स देता है। बिल्कुल, गियरबॉक्स नहीं होगा तो यहां पर आप गाड़ी को ब्रेक चला नहीं पाएंगे। एक तटस्थ स्थिति प्रदान करता है ताकि क्लच लगे हुए स्थिति में भी इंजन और सड़क के पहिए डिस्कनेक्ट हो जाएं। यानी कि यहां पर यह कह रहा है यहां पर इंजन है, ठीक है, यहां पर आपके पहिए हैं और यहां पर गियर बॉक्स है और ये क्लच है। अब ये गियर बॉक्स क्या फैसिलिटी देता है, क्लच दबाएंगे तो हमेशा भी जो डिस्कनेक्शन होता ही है, लेकिन आप क्लच दबा के गियर को कर देंगे न्यूट्रल, क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और फिर अगर क्लच को छोड़ भी दिया, यानी कि एक तटस्थ स्थिति प्रदान करता है ताकि क्लच लगे हुए स्थिति में, जब क्लच लगा हुआ होगा यानी कि क्लच इंगेज होगा तो भी यहां पर इंजन की पावर यहां पे पहिए तक नहीं जाएगी। ये बात देखो, एक तटस्थ स्थिति प्रदान करता है ताकि क्लच लगे हुए स्थिति में भी इंजन और सड़क के पहिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन भी ये गियर देता है, ये आप है प्रोवाइडेड न्यूट्रल पोजीशन, मतलब गियर बॉक्स है न्यूट्रल की पोजीशन भी हमें देता है, तो ये तीनों ही कथन सही है। टायरों के घिसने को कम करने का एक साधन प्रदान करना, गियर या टायरों का कोई मतलब ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है। तो ये गियर बॉक्स के काम होते हैं। भी देखो गियर बॉक्स के काम क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से, है ना। तो प्रश्न संख्या 39, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की आवश्यकता से संबंधित है। आप सभी को पता है मोटर वाहन अधिनियम, इसकी जो धारा है धारा 146 और 147 ये कहती है आपके पास में बीमा होना चाहिए तभी आप गाड़ी चला पाएंगे। अगर बीमा नहीं है तो यहां पर धारा 100 आपके ऊपर लगती है 196,
जो कि जुर्माने का प्रावधान करती है 2,000 रुपये और 3 माह कैद अगर आप दादागिरी करते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को स्वर्णिम घंटे के दौरान दी जाने वाली तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा से बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोटों की गंभीरता कम हो जाती है। आघात के बाद यानी कि दुर्घटना के बाद के खालिस्तान घंटे को गोल्डन घंटा कहा जाता है। इमीडिएट एंड प्रॉपर फर्स्ट एड गिवन टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम ड्यूरिंग गोल्डन आवर इंक्रीजेज द चेंजेज ऑफ सर्वाइवल मैनीफोल्ड एंड reduce the severity of injuries. The खालिस्तान हावर आफ्टर द स्ट्रोक इज कॉल्ड द गोल्डन आवर। आपको पता है किसी भी दुर्घटना के तुरंत बाद का जो फर्स्ट आवर होगा, प्रथम घंटा होगा, उसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। आप सभी को विदित होगा कि मोटर वाहन अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 12A में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि 2019 में प्रथम बार इसमें जोड़ा गया है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम घंटा इसका जवाब हो जाएगा। एक वाहन में अल्टरनेटर खालिस्तान का हिस्सा होता है। अल्टरनेटर इन ए व्हीकल ए अल्टरनेटर इज पार्ट ऑफ द। अल्टरनेटर चार्जिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, काले अक्षरों वाली सफेद लाइसेंस प्लेट यानी सफेद नंबर प्लेट होगी, उसके ऊपर काले अंक व अक्षर होंगे, जैसे कि RJ 21 SR 8620 इस प्रकार से नंबर होंगे। तो ये जो ब्लैक कलर में व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो ये एक प्राइवेट गाड़ी के नंबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, यदि किसी वाहन का वैध PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इफ ए व्हीकल डज नॉट हैव ए वैलिड PUC सर्टिफिकेट, its owner can be prosecuted under section खालिस्तान ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। आपको पता है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है MVA 1988, जिसमें अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, और इसकी धारा 190 की उपधारा 2 जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास में PUC नहीं है तो यहां पर आप एक कन्विक्टेड, आप दोषी हैं, अपराधी हैं, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, मतलब छोटी गाड़ी है, केवल कार या मोटर कार का नाम आ रहा है, व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसने वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ए लाइसेंस टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल मे बी इश्यूड टू ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल अगर किसी ने पूरी कर ली है तो वो यहां पर गाड़ी चला सकता है या लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 45, IC इंजनों में संयोजित छड़ कनेक्टिंग रोड का प्रमुख कार्य पिस्टन की प्रत्यागामी गति को खालिस्तान की घूर्णी गति में परिवर्तित करना है। इन IC इंजन्स द मेन फंक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटेशनल मोशन, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में बदलता है? इनटू द रोटेशनल मोशन। कौन बदलता है ये पूछा गया। आपको पता है क्रैंकशाफ्ट बदलती है। IC इंजनों में संयोजित छड़ यानी कि कनेक्टिंग रोड का प्रमुख कार्य पिस्टन की प्रत्यागामी गति, पिस्टन की जो ऊपर नीचे की रेखीय गति होती है, इसको राउंड में क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से राउंड में जो रोटेशनल मोशन है इसमें बदलने का काम करती है। ये प्रश्न रिपीट हुआ, देखो एक ही पेपर में 2 बार प्रश्न आया है ना, तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा राइट आंसर बी। प्रश्न संख्या 46, यदि हमारे आगे वाले वाहन के चालक ने ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो क्या होगा? If the driver of the vehicle ahead of us has not given the signal for overtaking, then भी सामने कोई व्हीकल चल रहा है, आप उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं, उसने अगर ग्रीन सिग्नल आपको नहीं दिया है तो यहां पर आपको ओवरटेक नहीं करना है, सीधी सी बात है, हम ओवरटेक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वी विल नॉट ओवरटेक। प्रश्न संख्या 47, भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक, लाइसेंस जैसा कि मेरा जो लाइसेंस है वो RG से स्टार्ट है, 2 अंक है जिस खालिस्तान में लाइसेंस जारी किया गया था उसके लिए कोड को दर्शाते हैं। तो यहां पर जो है पहले जो 2 अंक है वो किसको डिनोट करते हैं? यहां पर स्टेट को डिनोट करते हैं, राज्य को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठहरिए यानी कि रुकिए, व्हाट इज द कलर ऑफ स्टॉप साइन, संकेत का रंग क्या होता है? आप सभी को पता है ये होता तो किस में है?
अष्टभुजाकार में होता है। किस में होता है? अष्टभुजाकार में, इस टाइप से। सही बनाया होगा मैंने। तो ये किस में होता है? रेड कलर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से कर देता हूं, मैं बी पे लगा देता हूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 49, ठंडा तापमान टायर में हवा के दबाव को खालिस्तान कर देता है, जबकि गर्मियों में ताप टायर में दाब को खालिस्तान कर देता है। कोल्ड टेम्परेचर क्यूज द एयर प्रेशर इन द टायर टू बिकम खालिस्तान, वाइल समर हीट क्यूज द प्रेशर इन द टायर टू बिकम। यानी कि जो हवा है, माना कि ये हवा है, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, ये आपकी गाड़ी के टायर में हवा है और ये अब यहां तो है सर्दी और यहां है गर्मी। अब इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा बात है, जो अब दबाव जो होगा ना, दबाव या प्रेशर, ये क्या करेगा? सर्दी में तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सर्दी में कम, और गर्मी में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यही पूछा है। तो सर्दी में क्या होगा? ठंडा तापमान है तो कम हो जाएगा, मतलब पहले कम आएगा, कम और ये कम, ये दो तो गलत हो गए। अब क्या है? जबकि गर्मी में ज्यादा हो जाएगा, तो ये कम है तो गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सर्दी में तो क्या हो जाएगा? सर्दी के अंदर तो हो जाएगा कम, और गर्मी में क्या हो जाएगा? गर्मी में ज्यादा हो जाएगा। आप सभी को पता है, हवा जब गर्म होगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, ठंडी होगी तो उसका आयतन जो वॉल्यूम जो है वो घटता है, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और गर्मी के मौसम में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या, कौन सा सही हो जाएगा? कम और ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस प्रभाव से बचने के लिए हम कौन सी गैस बनवाते हैं, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस प्रभाव को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्या कर सकते हैं? आप इसका जो जवाब है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको आता है तो बताएं, नहीं आता है तो मुझे बताएं। प्रश्न संख्या 50, जॉब कार्ड में ग्राहक प्राधिकार पत्र कस्टमर ऑथोराइजेशन फॉर्म पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? यहां पर एक तो जो सर्विस सेंटर पे जो अधिकारी होता है उसका होता है, और एक आपकी जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर या कस्टमर जो होता है और मालिक जो होता है उसका होता है ना। तो यहां पर कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मालिक के हस्ताक्षर जॉब कार्ड पर होने जरूरी है। अभी जॉब कार्ड क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। दो चीजें होती है, एक तो लॉग बुक होती है, लॉग बुक, एक होता है जॉब कार्ड, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? जॉब कार्ड काम आता है सर्विस के दौरान, जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो जॉब कार्ड काम आता है। लॉग बुक में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी, RECORD, रिकॉर्ड। लॉग बुक में गाड़ी का रिकॉर्ड होता है, कब आपने सर्विस करवाई, कब टायर बदला, कब पंचर हुई, कब मेंटेनेंस करवाया, कब क्या करवाया, ठीक है, कब इंजन ऑयल बदला, कब कहां पर आपकी गाड़ी गई है। लॉग बुक यानी कि गाड़ी का रिकॉर्ड मेंटेन। और जो जॉब कार्ड है मतलब कि सर्विस के समय आपको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है वो चीजें हैं। तो ये दोनों में अलग अलग है। लॉग बुक का पूछे तो रिकॉर्ड होगा और जॉब कार्ड का पूछे तो सर्विस के समय हम गाड़ी में क्या क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है उसमें होता है। सर्विस सेंटर वाले आपको एक कागज देते हैं जिसमें आपको गाड़ी में जो दिक्कतें हैं उसको लिख के देना पड़ता है कि भी मेरी गाड़ी में ये काम आपको करने हैं या ये चीज आपको देखनी है। या कई बार क्या होता है कि कंपनी वाले जो काम करते हैं उनको लिख के आपको एक जो पर्ची देते हैं उस पर्ची को ही हम जॉब कार्ड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आज का जो सेशन था इसमें हमने 50% हमने करने का प्रयास किया है। शानदार सेशन रहा होगा, अच्छे प्रश्न है और आपको ये समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये काफी इन प्रश्नों को पढ़ के मजा आया होगा और उचित रूप से आपने इनको ढंग से समझा होगा और जो मैंने आपको समझाया है हर एक प्रश्न को आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा से आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं आशा करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कि आप लगातार बने रहिए और जो इनकी प्लेलिस्ट आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो वन बाय वन आप देख सकते हैं। लगभग हम यहाँ पर आपको 60 से 65 जो सेशन हम आपको करवाने वाले हैं तो इनसे आपकी एक बेहतरीन तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम प्रश्नों को समझ नहीं पाते। तो यही समस्या मैं आपकी दूर करूंगा और लगातार सेशन लेते हुए आपकी एक अच्छी तैयारी करवा दूंगा जिससे कि आप एक अच्छी पोजीशन में चल जाएंगे। तो बाकी सब कुछ अच्छा है उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बताना चाहूंगा इस क्लास की PDF नोट्स है और जो क्लास का लिंक है आप प्राप्त करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अधिक जानकारी के लिए ITBP या आपके कोई सा भी एग्जाम हो, ड्राइवर का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, ITBP हो, हाई कोर्ट वाला है, CTU का है, इसरो का है या OJK SSB का कोई सा भी एग्जाम है, तो उस एग्जाम के लिए आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे? स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप यहां पर इस नंबर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।